गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है और इसमें पार्ट फर्स्ट है और इसमें क्वेश्चन है, आंसर शॉर्ट है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ कल्पना करें, दूरदृष्टि से कुछ सोचना है। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन है तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसके बाद फिर से मैं दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूँगा। ध्यान से कॉपी कलम निकाल लो और स्टॉप वीडियो स्टॉप कर 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 लिखना शुरू करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1870 से 1880 के दशक में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। देखो, 1870 से 1880 के विरुद्ध में बहुत से कानून कुछ है, जो कि कानून है, उस कानून के तहत हिंदी जो अखबार था उस अखबार में क्या किए कि जो अंग्रेजी विरोधी पत्र थे उस पर बैन लगा दिया, ठीक। और उसके बाद एक और कानून था, उस कानून के तहत इल्बर्ट बिल कि अगर कोई वह जज है तो अंग्रेजी जो केस था उसको नहीं सुनवाई करना था इससे। तो इस तरह जो अंग्रेजी अखबार था उस पर बैन नहीं लगाया गया, सिर्फ हिंदी अखबार पर ही इसको और क्षेत्रीय भाषा पर इस पर बैन लगाया गया। चलो ध्यान से सुनो कैसे कैसे दे रहा है, ध्यान दो। चलो लिखना शुरू करो। 1870 से 1880 के दशक में लोग ब्रिटिश शासन से निम्न कारणों से नाराज थे। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीय ने हथियार रखना अधिकार छीना। मुख्य रूप से हथियार रखने का अधिकार ही छीन लिया गया, ठीक। देखो भारतीय नेक्स्ट है पॉइंट है, 1878 में ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया जिसके द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। यह प्रतिबंध केवल भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्रों और पत्रिकाओं पर लगाया गया। अंग्रेज में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर यह अंग्रेजी में छपने वाले पत्रिकाओं पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, 1883 में इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रस्ताव किया। इस बिल में यह प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीशों में यूरोपीय से जुड़े मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं, किंतु अंग्रेजों के विरोध से इस बिल के वापस ले गया। इस बिल को लॉर्ड लीटन लाया था। इस बिल को लॉर्ड लीटन लाए थे। तो बताओ कि मान लिया जाए इससे भी लोग असंतुष्ट है कि हम क्या पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्या कुछ कानून को नहीं सुन सकते, तरह तरह के लोग असंतुष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी। देखो मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यहाँ सारे गरीब अमीर जो भी है सारे पक्ष के लोगों को के बारे में बोल रही थी। ये नहीं कि हाँ वो बड़ा जात है छोटा जातिया तक यहाँ भावना नहीं थी, ठीक। अब देखो कैसे बोल रहा है, ध्यान से सुनो, लिखना शुरू करो। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन चलाने वाली एक व्यापक संस्था थी। यह सार्वजनिक, सर्ववर्ग, सर्व क्षेत्र और सर्व भाषा के लोगों की संस्था थी। इसमें सभी जाति, सभी धर्म, पंथ, क्षेत्र आदि के सदस्य थे। इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग का या समुदाय के पक्ष में नहीं बल्कि विभिन्न समुदाय के सभी लोगों के पक्ष में बोल रही थी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन से यह सिद्ध होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी एक पक्ष में नहीं थे, हर एक सभी समुदाय के पक्ष में थे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है कि पहले विश्व युद्ध से भारत में कौन से आर्थिक असर पड़े। देखो प्रथम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला गया, ठीक। उसमें मुख्य रूप से अंग्रेजों ने यहाँ से असर पड़ा कि टैक्स बढ़ा दिए,
चट्टी के बोरा चाहे जो कपड़ा लता जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा वसूलने के चक्कर में वो पड़ गए। मुख्य रूप से यहाँ के लोगों को जो है अधिक से अधिक शोषण करने का अधिक से अधिक करने लगे। ठीक, यही आर्थिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब देखो बुक से क्या करा है, ध्यान से सुनो। तीसरा क्वेश्चन लिखना शुरू करो। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 का भारत के निम्नलिखित आर्थिक प्रभाव पड़े। प्रथम पॉइंट है, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार ने अपने पक्ष व्यय बढ़ा दिए। इस खर्च को निकालने के लिए सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए। सैनिक व्यय में बढ़ोतरी के कारण युद्ध सामग्री की आपूर्ति की वजह से आवश्यक चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया। ऐसे आम लोगों की जिंदगी कठिन हो गई। जो लोग युद्ध में काम आने वाले हथियार साजो सामान बनाते थे, उनके मुनाफे बहुत ही बढ़ गए। अपना दाम जो युद्ध में था वे लोग बढ़ाने लगे। नेक्स्ट है, इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुएं, जूट के बोरे, कपड़े, रेल की पटरियां आदि की मांग बढ़ा और अन्य देश में भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई और व्यावसायिक समूह में युद्ध से पर्याप्त लाभ कमाया। और इस प्रकार लोगों ने आर्थिक असर पड़ना शुरू किया और कुछ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे कमाए और कुछ लोगों को साफा घाटा भी लगने लगा। यही अर्थ है। नेक्स्ट है चौथा, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी। देखो, सबसे पहले कि मुख्य रूप से जो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग बना, तो उस मुस्लिम लीग की यह मुख्य रूप से यह बंगाल संगठन को यह अंग्रेजों का प्रलोभन देने के चलते जो है मुख्य से भारत और पाकिस्तान पश्चिमी यानी विभाजन करने का ही सोच था, दूसरा कुछ नहीं। मुख्य से भारत और पाकिस्तान के विभाजन करने का ही यह 1940 ईस्वी में यह और ज़बरदस्त आंदोलन बढ़ते चला गया। ठीक, और यह मुस्लिम लीग की स्थापना समझ में आए मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खां के द्वारा यह जो है किया गया था 1906 ईस्वी में। ठीक, अब देखते हैं किताब में क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। चलो 1940 यानी मुस्लिम लीग ने 1940 के प्रस्ताव में यह स्पष्ट देश के विभाजन तथा पाकिस्तान का उल्लेखनीय नहीं किया, परंतु इसे मांग के देश के उसकी क्षेत्रों मुसलमानों के लिए पृथक और स्वतंत्र देश बनाया जाए और स्पष्ट रूप से यह देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से यह देश के विभाजन और पाकिस्तान की मांग का ही प्रस्ताव था। यानी मुख्य रूप से पाकिस्तान का मांग ही यह प्रस्ताव था। नेक्स्ट है कि आइए विचार करें, ध्यान दो। पांचवा क्वेश्चन, मध्यम मार्गी कौन थे और ब्रिटिश समाज के खिलाफ किस तरह से संघर्ष करना चाहते थे। देखो, मध्यम मार्गी, तो मध्यम मार्गी मुख्य रूप से यानी मध्यम मार्गी के लोग जो है तो पहले शासन चला और उग्रवाद कुछ जो है कांग्रेस में 1907 में जो विभाजन हुआ तो उग्रवाद यह चाहते थे कि हम जबरदस्ती शासन यानी बहुत जल्दी छीन कर या ले लें, लेकिन जो मध्यम मार्गी थे वह नहीं चाहते थे कि वे धीरे धीरे एक शासन के द्वारा करना चाहते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि मध्यम मार्गी चलो देखो हम मध्यम मार्गी कौन थे और ब्रिटिश वे शासन के खिलाफ किस तरह से संघर्ष करते थे। ध्यान से सुनो और लिखना शुरू करो, ध्यान दो। तो मध्यम मार्ग से तात्पर्य उन प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं से जो मध्यम मार्ग अपनाते थे। वे लोग मानते थे कि अपने पढ़े लिखे शांति से विश्वास करना वाले सभ्य लोग सरकार ने अपने बात मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र, याचिका, अपील का सहारा लेते थे। इस गुट का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, जिससे अन्य सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। वे लोग सरकार के और प्रशासन के में भारतीयों को और ज़्यादा जगह देने के लिए आवाज़ उठाई। उनकी मांगे भारतीयों की ऊंचे पदों पर दिए जाए। मध्यम वर्गीय राजनेता भारतीय को ब्रिटिश शासन की अन्नपूर्णा नीतियों के विषय में अवगत कराना चाहते थे तथा सरकार को
भारतीय की भावनाओं की अवगत कराना चाहते थे कि ये मुख्य रूप से कि हमें कुछ पत्र के द्वारा पत्र पत्रिकाएं मांग करने थे कि हमको यह शासन दिया, तो अंग्रेज को कुछ दे सकता था नहीं दे सकता था, उसके मन की बात। ठीक, तो नेक्स्ट है कि कांग्रेस में अमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यम वर्ग की राजनीति किस तरह से भिन्न थी। कुछ अंतर है, यानी अमूल परिवर्तनवादी, तो वही अमूल परिवर्तनवादी चाहते थे कि हम जबरदस्त यानी डायरेक्ट रूप से शासन करें, लेकिन मध्यम वर्गी वो धीरे धीरे यानी अंग्रेज की याचना पत्र के द्वारा शासन करना चाहते थे, जो अच्छा नहीं था। चलो देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करो। कांग्रेस पार्टी के मध्यम वर्गीय मानते थे कि सरकार उनके मांगों में न्याय की कमेटी पर परख कर ले, ताकि अमूल परिवर्तन को यह मानते थे कि सरकार बिना भारी दबाव के कुछ नहीं मान सकती। मध्यम वर्ग संघर्ष संवैधानिक सभा शांतिपूर्ण तरीके से प्रयोग करना चाहते थे, किंतु अमूल परिवर्तनवादी संघर्ष में उग्र यानी उम्र और क्रांतिकारी तरीकों से अपनाना चाहते थे। यानी क्रांति दल का यानी क्रांतिकारी यानी मारपीट ज़्यादा झगड़ा में, यानी कि डायरेक्ट कि मेरा अधिकार है मानना पड़ेगा। तो मध्यम वर्गी चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आर्थिक सुधारों कार्यक्रम किया जाए, जबकि भारतीय अमूल परिवर्तनवादी गर्मवादी यानी गर्म दल के नेता यह मानते थे कि साम्राज्यवादी ताकत भारत का आर्थिक विकास नहीं दे देगी, और मध्यम वर्गी ब्रिटिश शासन की मुक्ति की किसी भी हर तरह से मांग पेशकश नहीं की। अमूल परिवर्तन पूर्ण रूप से स्वराज चाहते थे कि उनका यह कहना था कि भारत का सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विकास और अंग्रेज शासन के अंतर्गत संभव नहीं है। मध्यम वर्गी अंग्रेज हुकूमत के विरोध में अंतिम दम तक संघर्ष करने के पक्ष में नहीं थे, किंतु अमूल परिवर्तनवादी पूरे देश की शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लाना चाहते थे। देखो यानी मुख्य रूप से इसमें नरम दल और गरम दल। तो नरम दल यानी मध्यम मार्गी, गरम दल का मतलब अमूल्य परिवर्तनवादी। समझ गया, इसके पहले यह शब्द नया जोड़ दिया गया है। अमूल परिवर्तन के मालिक गरम दल के नेता और मध्यम मार्ग की गरम दल और नरम दल यानी नरम दल के नेता। समझ में मुख्य रूप से यह जो है क्वेश्चन देखो कैसे नए एनसीईआरटी में जो है यह कुछ बदला हुआ है, जो यह शब्द का खेल है। ठीक, तो इसमें कुछ अमूल परिवर्तन का मतलब गरम दल और यानी मध्यम मार्ग का मतलब नरम दल। ठीक, इसमें कुछ नहीं था। गरम दल और नरम दल क्या चाहते थे, यही क्वेश्चन का मुख्य रूप से करना है। तो गरम दल जो से खून खराबा लूट मैंने मान ली कि मार देंगे हम जबरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन नरमवादी याचना पत्र के द्वारा किया हम करना चाहते। ठीक, यही क्वेश्चन है। अब इस पार्ट में दूसरा पार्ट ला रहे हैं, जो क्वेश्चन बाकी है उसको दिखाने का काम करेंगे। थैंक यू बच्चों।